हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। सो गाइस, हम कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटी लेक्चर्स करते हैं। आपने जैसे कि पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने प्रेसिडेंट कर लिया, गवर्नर कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। सो फार सो गुड। हम अगर आपको इसके अंदर जो भी डाउट्स है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी टॉपिक हुए हैं उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ try to revise whatever you are reading. If you are making notes of any subject, not of any polity, but if you are making notes of any subject, so please solve previous year question paper and then on every Sunday, or not on every Sunday, if not then once in a week आप उस टॉपिक को ले सकते हो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं और उनका रिवीजन कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से मल्टीपल रिवीजन करोगे तो एग्ज़ाम आने से पहले आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ सजेशन। आप जो भी टॉपिक हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, सॉल्व कीजिए और उनको रिवाइज कीजिए वंस इन अ वीक। दैट्स इट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्लियामेंट। नाउ पार्लियामेंट में जाने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, सो इसका सबसे पहले एवोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है। अगर हम बात करें, ऑल्दो एविडेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी फाउंड इन द वैदिक पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सभा, समिति एंड विदत एंड द सम रिपब्लिक्स। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि पोस्ट वैदिक टाइम पे या वैदिक टाइम पे सभा और समिति होती थी। सभा होती थी मतलब काउंसिल, समिति, सभा मतलब आप पार्लियामेंट मान लो, एंड समिति मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते थे। तो समिति जो डिसाइड करती थी सभा के अंदर डिसाइड करती थी। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट जो है पार्लियामेंट का और कॉन्सेप्ट जो है वो वैदिक पीरियड से आया है। ये तो हुई इंडिया की बात। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो 4 रेवोल्यूशंस, एक तो इंग्लैंड का रिवोल्यूशन 1668, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रिवेल्ड इन स्टेबलाइजिंग द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आपको मैं हिस्ट्री की थोड़ी सी कहानी बताऊंगी कि यहाँ पे जैसे कि किंग का रूल था, मोनार्की थी, मतलब लोगों के पास राइट्स नहीं थे, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे। तो किस प्रकार से गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन वर्क करने लगी, ज़्यादा टैक्सेस लगाती, बहुत सारे इस तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती कि लोगों को फॉलो करना पड़ता। बारबेरियन रजीम था। तो उसकी वजह से मोमेंट्स डेवलप हुए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जिन्होंने बिल्स ऑफ राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इनके बारे में बताना चालू किया। जब लोगों को देखा कि अच्छा इसके अंदर हम लोगों की सुनी जा रही है, विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, विल ऑफ द पीपल पे काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्रीज में चालू हुआ। सिंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो बाकी फॉरेन कंट्रीज से लिए हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से हमें इंस्पिरेशन मिली कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करना चाहिए। The Glorious Revolution of England ensured that the Parliament should be approved against the backdrop of administrative policy and state laws. Okay, after the years of colonial rule, हमारा जो rules constitution में कुछ provision है वो colonial legacy वाले भी है, and the parliamentary system of government is such that feature जो कि थोड़ा बहुत colonial legacy से आया है। So India has also accepted a parliamentary democracy. Now, meaning of democracy. Meaning of democracy means it originated from the Greek word called demos and krasia. Demos means the common people and krasia means rule. Thus democracy means the rule of people. So हम लोग जो हैं वो rule of people. Rule of people मतलब कि हम लोगों का रूल नहीं चलता है। Rule of people का मतलब है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर में हमने कवर किया था कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं होता,
अपॉइंटेड नहीं होता है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। एंड हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंटेड होता है, वो इलेक्टेड होता है अमंगस द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द हाउसेज। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, डी फैक्टो हेड जिसे कहते हैं, रियल गवर्नमेंट जो होती है वो लोग इलेक्ट करती है, तो दैट्स व्हाई वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ फिलोसफीज ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या फिलोसफी होती है? इंडिविजुअल इज अ यूनिट ऑफ द सिस्टम, इंडिविजुअल इज अ यूनिट ऑफ द सिस्टम का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल का जो वोटिंग पैटर्न होता है या जो हम वोट करने जाते हैं वो इंडिविजुअल का सेव होता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप का कुछ एक मेंबर चला गया, सब ग्रुप में से कोई एक मेंबर चला गया और वोटिंग मानी गई, नहीं, हर किसी का आप देखोगे वोटर ID कार्ड होगा, हर कोई इलेक्टोरल रोल में जाता है, वोट करता है, अबव 18 की बात हो रही है, राइट। बिलीफ इन द डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, सिमिलरली इंडिविजुअल है वैसे ही डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात होती है, यहाँ पे हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब राइट्स की बात की जाती है तो वी फोकस ऑन द इंडिविजुअल राइट्स। देन प्रोवाइडिंग लिबर्टी एंड राइट्स, ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। तो लिबर्टी और राइट्स का मतलब होता है कि हमें लिबर्टी है, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कभी भी कहीं पे भी मूवी देखने जा सकते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, एक कहीं भी किसी जगह कंट्री के अंदर किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हो। अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस इन द सोसाइटी, प्रिविलेजेस का मतलब है कि जो कि हमें स्पेशल पावर मिली होती है, ये है नहीं, यहाँ पे सब इक्वल है, रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 14 है। प्रोहिबिशन फ्रॉम ह्यूमनाइज डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आर्टिकल 17, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लाइक आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर्स, इनके अगेंस्ट रूल्स बने हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स से हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि एक गवर्नमेंट हो गई तो वो सालों साल चल रही है, नहीं, रेगुलर 5 ईयर्स के बाद इंटरवल में इलेक्शन होते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उनको प्रोविजंस दे रखे हैं या जो भी राइट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है और एक्ट करती है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान फॉर एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है कि भारत को किस तरीके से स्वच्छ किया जा सकता है, जगह जगह क्लीन कैंपेन लगा रही है, ब्रांड एम्बेसडर मंगा रही है, बिहेवियरल सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट के तरीके में यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में बैठ के रूल्स बना लिया, नो, गवर्नमेंट विल कम फॉरवर्ड, विल इन्फॉर्म यू, विल एजुकेट यू, तो दैट इज अ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की तरफ ज़्यादा होती है क्योंकि जनता ने उन्हें इलेक्ट किया है। रेगुलर इलेक्शंस आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कोई वेकेट पोजीशन है या कोई डाई भी है या कोई रिजाइन कर दिया है या डेथ हो गई है तो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और बाकी अदरवाइज हर 5 साल के बाद किसी भी टर्म्स का इलेक्शन होता है। Now, evolution of democracy in India. So, according to Dr. Bhim Rao Ambedkar, one of the founders of Indian Constitution, democracy means a way of life in which the consist of basic principle of freedom, equality and fraternity. ये बहुत important keywords है, freedom, equality and fraternity. Fraternity का मतलब होता है brotherhood, कि हम सभी मिलजुल के धर्म सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। Equality मतलब equal, कि रूल ऑफ लॉ जो कि मैंने बोला अभी आपको। टू अचीव द प्रिंसिपल्स मेंशन ऑन 26 जनवरी 1950 डेमोक्रेसी वाज ड्यूली एस्टैब्लिश इन इंडिया। Now these are the paragraph, आप चाहो तो उनको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो इनको GS2 के आंसर राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड with unity and diversity and rich culture heritage. ये तो आपको पता ही है, this point is very important, you can note it down. Indian culture is different from other cultures in that it still cherishes the oldest traditions and brings newness to it. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने पुराने ट्रेडिशनल कल्चर को भी सेलिब्रेट करते हैं, लाइक द वे वी सेलिब्रेट दिवाली, द वे वी सेलिब्रेट ईद उल फितर, तो हम उसको सेलिब्रेट करने के बाद कुछ नए एलिमेंट्स भी लेके आ जाते हैं कि लाइक सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करती, सो दैट इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक राइट्स. After attaining independence, India has made multifaceted social and economic progress. India is the only nation in the world to establish political justice by giving every adult citizen the right to vote. As I mentioned, कि right to vote होता है.
from the very first day after independence. Many democracies like America, Britain, which have taken years to establish a political justice. So India के अंदर हमने इंडिपेंडेंट होते ही राइट टू वोट प्रोवाइड कर दिया, बट अगर देखा जाए तो अमेरिका में बहुत बाद में हुआ, वहाँ पे हम डेमोक्रेटिक राइट्स आ गए थे लोगों के पास 1776 की बात जब हम की थी तब, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने प्रॉपर डेमोक्रेटिक राइट्स गवर्नमेंट ने लोगों को नहीं दिए थे, वो बहुत बाद में आए थे। एंड राइट टू वोट टू वुमेन बहुत ही लेटर ऑन आया था। Fair and transparent mechanism of election is the key to establishment of a good democracy because elections are the process by which the public transfer their sovereignty. India can certainly be proud of its election system. The efficiency of the Fair Election Commission lead to timely and uninterrupted transfer of power to India, while dictatorship and military rules also came into force in many independent countries along with India. जैसे कि अगर आप देखते हो कि कई जगह मिलिट्री रूल लगा होता है, अफ्स्पा, अगर आप करंट अफेयर्स हम कभी डिस्कस करेंगे तब ये रूल लगता है, ये मोस्टली मिलिट्री रूल होता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो लगता है दैट इज़ अ मिलिट्री रूल। टिल डेट ओनली वन इमरजेंसी वाज यूज्ड, मतलब अगर वैसे बात की जाए तो बहुत सारे प्रेसिडेंट रूल हुए हैं, नेशनल इमरजेंसीज भी 3 बार लगी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार यूज़ की गई है। ठीक है, जिसने बताया था कि रूलिंग पार्टी की क्या वीकनेसेस थी, इंदिरा गांधी रजीम के टाइम पे लगा था। ये हम जब इमरजेंसी टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ऑफ, अब हम जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ मूव होते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, तो इनको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, इनको मेंटेन करने के लिए, और ये रूल्स बनाते कौन है, रेगुलेशंस होता कैसा है, इनके लिए एक सभा चाहिए जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेसिडेंट होता है दैट इज द नॉमिनल हेड होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है। यानी कि रियल हेड जो होता है वो होता है डी फैक्टो जिसे कहते हैं, दैट इज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर। हाईएस्ट लेजिस्लेटिव एंड लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी। का मतलब है कि यहीं पे बैठ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और यहीं पे बैठ के एक्ट्स पास किए जाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शंस में सबसे पहला आएगा लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब होता है लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ऑल द मैटर्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है ऐसे मैटर्स जिसपे सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का से होता है, दैट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। In case of concurrent list where the state legislature and the parliament have a joint jurisdiction, as I mentioned, the union law will prevail over the state. तो इसमें अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो यूनियन प्रिवेल करेगा। Unless the state law had received the earlier presidential assent, अगर स्टेट ने कोई प्रेसिडेंट असेंट पहले ही दे रखी हो, जैसे कि हमने गवर्नर में डिस्कस किया था, कोई भी बिल है, कोई भी एक्ट है, अगर प्रेसिडेंट ने उसको पहले से असेंट दे रखी हो तब यूनियन नहीं स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी असेंट दी गई है। एंड रूल पार्लियामेंट में तभी बन सकता है जब राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलके उसको प्रेसिडेंट को पास करे और प्रेसिडेंट उस पर यस बोल दे। ओके However, the parliament can any time enact a law adding to, amending, verifying or repealing a law made by the state legislature. और पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर भी है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट उसको रिपील भी कर सकता है। Now, the parliament can also pass law on item in the state list. स्टेट लिस्ट के अंदर भी पास कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? कुछ कंडीशंस है तभी पास कर सकता है। If emergency is in operation or any state is placed under president rule, the parliament can enact a law on items on the state list. अगर इमरजेंसी होती है तो गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है वो पास कर सकता है। As per the article 249, the parliament can make law on the item on the state लिस्ट इफ राज्यसभा इस रेजोल्यूशन पास कर देता है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेट्स से राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि मान लो 242 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो 243 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो 166 होगा इसका 2/3। तो अगर 166 मेंबर अगर पास कर देते हैं जो प्रेजेंट है, तो वो जो होता है उस पर पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ बना सकती है।
As per the Article 253, it can also passes a law on the state list item if it is required for the implementation of international agreement. International agreement के पास कोई अगर हो तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. जैसे कि आपने अगर पिछली बार देखा होगा, अगर आपको याद हो, तो हमारे यहाँ पे बांग्लादेश के साथ काफ़ी वाटर इश्यूज होते हैं, तो उसमें स्टेट नहीं पार्लियामेंट लॉ बनाती है. According to Article 252, if the legislature of two or more states passes a resolution to the effect that it is desirable to have a parliamentary law on item in the state list, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट बोल देती है पार्लियामेंट को कि हाँ आइए और प्लीज़ इन मैटर्स में आके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए और लॉ बनाइए, तब पार्लियामेंट उस केस के अंदर उन लॉ को बना सकती है. नाउ लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गया. नाउ एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर होगा बाय द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस. नॉन कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब सरकार गिर जाती है, जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है. द पार्लियामेंट कैन रिमूव द कैबिनेट. अगर सरकार गिर गई मतलब रिमूवल ऑफ कैबिनेट मीन्स एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ पावर. ये रिजेक्ट कर सकती है बजट प्रपोजल को और कोई भी बिल को जो भी कैबिनेट लेके आता है. The MPs can ask questions to ministers on their omission and commissions. Any lapse on the part of the government can be exposed to the parliament. MP जो है वो मिनिस्टर से जो भी वो काम कर रहे हैं, कमीशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ जब भी सेशन हो रहा हो आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं, लाइव सेशन भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है. एडजॉर्नमेंट मोशन. एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में होता है. इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पार्लियामेंट का उन जो इश्यूज चल रहे हैं, रिसेंट इश्यूज, उनकी तरफ उनका ध्यान खींचना, उसको एडजॉर्नमेंट मोशन बोला जाता है. तो ये भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट की जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है. पार्लियामेंट एक अपॉइंट करती है मीटिंग कमेटी वगैरह को. कमेटी वगैरह जो होती हैं वो क्या करते हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनकी कमेटी मीटिंग बैठाती है. जो भी हमारे एक्ट्स बनते हैं उनकी प्रोविजंस जो होता है वो कमेटी मिलके बनाती है. तो ये सारे काम भी जो होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं. सेंसर मोशन. सेंसर मोशन का मतलब होता है जो कि पार्टी अपोजिशन पार्टी जो होती है, जैसे कि लोकसभा में दो पार्टीज बैठी हैं, तो अपोजिशन पार्टी जो उनको इश्यूज रेज करती हैं जो कि रूलिंग पार्टी कर रही है उनके अगेंस्ट, दैट इज अ सेंसर मोशन कि गवर्नमेंट को जो रूलिंग पार्टी है उनको जवाब देना पड़ता है. कट मोशन. कट मोशन इसलिए किया जाता है कि कोई भी फाइनेंशियल बिल के अंदर कोई भी अगर ऐसा डिमांड लेके आनी है तो वो जो होता है वो भी पार्लियामेंट के अंदर होता है. ये जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन हम इनको डिटेलिंग में बाद में डिस्कस करेंगे. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ फाइनेंशियल फंक्शन. फाइनेंस का काम भी पार्लियामेंट करता है. जैसे कि आपने देखा होगा यूनियन बजट आया है तो वो कहाँ पेश होता है, पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है. ठीक है, जितने भी टैक्सेस की रिलेटेड अप्रूवल है, लाइक GST से रिलेटेड अप्रूवल जो था जो, तो वो सब चीज़ें कहाँ पास होती है, पार्लियामेंट के अंदर पास होती है. कमिटीज़ बनती है पार्लियामेंट जो कि चेक करती है पार्लियामेंट पे कि किस तरीके एग्जीक्यूटिव को अपना मनी जो है वो स्पेंड करना चाहिए. तो ये सारे काम भी पार्लियामेंट के अंदर होते हैं. इलेक्टोरल फंक्शन. इलेक्टोरल फंक्शन तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है. तो पार्लियामेंट का काम इसके अलावा इलेक्टोरल करवाना भी है. जब डिप्टी स्पीकर या स्पीकर वेकेट हो तो किस तरीके से इलेक्शन होगा, अगर नहीं होता है तो किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, दैट ऑल द वर्क्स हैज बीन डन बाय पार्लियामेंट. जुडिशियल फंक्शन. जुडिशियल फंक्शन का काम होता है कि उनको मेजर, जैसे कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस मतलब होता है कि अपनी पावर का मिसयूज करना, जो भी आपको पोजीशन दे गई है उसका मिसयूज करना. अगर MP उसका मिसयूज करते हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर उनके अगेंस्ट मोशन भी लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज मोशन. जैसे कि अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के में ऐसा हुआ है कि स्पीकर के अगेंस्ट इस तरीके का और डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट इस तरीके का मोशन लेके आया गया है. तो और उसके बाद जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस जो होती है वो इम्यून टू जुडिशियल कंट्रोल होता है. लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि जो भी लॉ बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो लॉ जुडिशरी के अंदर चला जाएगा कि अरे जुडिशरी, क्योंकि हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों सेपरेट है. ये मैंने आपके साथ फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू पनिश इट्स मेंबर इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ने किसी मेंबर को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ, उसके लिए पनिशमेंट किया, या 40 डेज से जैसे मान लो कह दिया कि नहीं अटेंड करेंगे या अटेंडेंस देना कंपलसरी होगा, तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएगा. अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल नेशनल मैटर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं. पार्लियामेंट जो होता है वो समटाइम्स टॉक्ड एज अ नेशन ऑफ मिनिएचर.
राइट, दिस इज अ कोटेशन यू कैन यूज। डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट का एक वाइटल फंक्शंस होता है, जो कि जो भी लॉ और रेजोल्यूशंस जो होते हैं पास होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही होते हैं। पार्लियामेंट की पावर होती है कि वो जो भी स्टेट और यूटीज़ है उनकी बाउंड्री को डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब तेलंगाना सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो पार्लियामेंट ने रॉ बनाए थे वहाँ पे। पार्लियामेंट के पास पावर है, इट विल कम अंडर आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी स्टेट्स और यूटी है उसकी बाउंड्रीज को और एरिया को वो कम और ज़्यादा कर सकती है। पार्लियामेंट का जो फंक्शन होता है वो इन्फॉर्मेशन का काम करता है। जब भी कोई भी मिनिस्ट्रीज को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो पार्लियामेंट के अंदर डिमांड करता है, दूसरे अपोजिशन पार्टी उसकी डिमांड करते हैं, तो रूलिंग पार्टी को उनका जवाब देना पड़ता है। आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ एक बार पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करता है वो आप एक बार लाइव सेशन ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मिनिस्ट्रीज किस किस से डिस्कस किए जाते हैं, कौन सा मोशन पास हो रहा है, स्पीकर कैसे बोलता है। ये सब चीज़ें आप जब देखेंगे लाइव तब आपको समझ आएगा। ओके, सो वी आर क्लियर टिल नाउ कि पार्लियामेंट का क्या फंक्शंस होता है एंड पार्लियामेंट्री का किस तरीके से कंट्रोल होता है लेजिस्लेटिव पे एंड किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पे, ये सब हमने डिस्कस किया। नाउ अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पार्लियामेंट में काम कौन करता है। सबसे पहले काम करते हैं एमपीज़। पार्लियामेंट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं एमपीज़ होते हैं। तो एमपीज़ किस तरीके से काम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर और उनका इलेक्शन कैसे होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एमपी बन सकता है, कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, कुछ उनका वोटिंग पैटर्न होता है, कोई एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, वी विल स्टार्ट विद दिस। नाउ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इन 2 हाउसेज के अंदर सबसे पहले क्वालिफिकेशंस चाहिए राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए ये चाहिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, वो 30 साल का होना चाहिए, ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। ही और शी शुड मेक एन ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन होनी चाहिए जो कि ये बोले कि ही विल बियर द ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो बियर करेगा फेथ और ट्रू एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर लिखा है वो उसको ट्रूथफुली फेथफुली रेस्पेक्ट करेगा और उसको फॉलो करेगा। नाउ ये तो चीज़ें हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाया था, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसे बोलते हैं 1951 के अंदर बना था, तो उसके अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशंस जो है
वो दे रखी है एमपी के लिए, जिसमें सबसे पहले ये बोला गया था ही और शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोट इन द स्टेट फ्रॉम विच ही और शी सीकिंग टू द इलेक्शन टू द राज्यसभा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर राज्यसभा के मेंबर एमपी तभी बन सकते हो जब आप उस स्टेट के अंदर उस इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर्ड हो, तभी आप कंटेस्ट कर सकते हो राज्यसभा ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन। हाउएवर इन 2003 अ प्रोविजन वाज मेड डिक्लेयरिंग दैट एनी इंडियन सिटीजन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। लेकिन सरकार ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, रूल्स बनाती हैं, लॉ पास करती हैं, तो वो बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेके आती है। तो सिमिलरली उन्होंने 2003 के अंदर ये प्रोविजन लेके आ गए थे कि कोई भी सिटीजन जो कहीं पे भी रह रहा हो वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। नाउ लोकसभा, तो राज्यसभा के लिए 30 इयर्स क्लियर हो गई और वो कहीं का भी मेंबर हो सकता, सिटीजन हो सकता है इंडिया के अंदर। नाउ लोकसभा के अंदर क्या है, ही और शी शुड बी नॉट लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज, ही और शी शुड डिक्लेयर थ्रू एन ओथ और अफर्मेशन। ये सेम है बट यहाँ पे सिर्फ 30 इयर्स की जगह 25 है। He or she should declare through an oath and affirmation that he or she has a true faith and elegance। ये सिमिलरली वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा उसको फेथ है, ट्रू है, वो फेथफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करेगा, ये उसकी ओथ में है, और वो अपहोल्ड करेगा सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ही मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशन, जो भी अदर क्वालिफिकेशन में पार्लियामेंट में रखी गई है उसको भी फॉलो करेगा, और वो रजिस्टर्ड एज अ वोटर। दिस ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है कि वो उस वहाँ के वोटर्स के अंदर रजिस्टर्ड हो, वोटर लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तभी वो लोकसभा के लिए मेंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। पर्सन कंटेस्टिंग फ्रॉम द रिजर्व सीट शुड बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एज मे बी केस। रिजर्व होती है सीट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। बाय द वे हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो डिस्कस करेंगे। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ऑलरेडी है, जैसे कि मान लो कोई गवर्नर है या कोई लेट्स से यूनियन मिनिस्टर है और वो एमपी बन जाता है लेट्स से, या फिर कोई यूपीएससी का मेंबर है, कोई यूपीएससी का चेयरमैन है, उस पोस्ट को रिजाइन किए बिना अगर वो एमपी बन जाता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। तो अगर ऐसा कोई है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब अनस्टेबल है, अगर अनस्टेबल है एंड डिक्लेयर कर देता है कोर्ट कि हाँ मेंटल कंडीशंस ख़राब है या ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, माइंड अनस्टेबल है, चाहे जो भी रीज़न हो, बीमारी की वजह से या फिर एजिंग की वजह से, अगर कोर्ट ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इफ इज इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जिसे कहते हैं ना कि दिवालिया निकल जाना, मतलब बैंकक्रप्ट हो गया है, तो उसको हम अगर कहते हैं वो है। इफ ही और शी इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट एनी मोर का मतलब है कि पहले सिटीजन था लेकिन बाद में किसी की वजह से सिटीजनशिप छोड़ दी और किसी और कंट्री में जाके रहने लग गए, तो वो एट प्रेजेंट नहीं मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बना रखा हो, अगर उसके तहत अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो वो इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकता है। स्टैट्यूटरी ग्राउंड, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि लॉ मेकिंग, लॉ के बेसिस पे जो उसका क्या होता है वो डिस्क्वालीफाई होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे अगर उसको फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल माल प्रैक्टिसेस कर दी इलेक्शंस के टाइम पे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहा जाता है, अब आचार संहिता जिसे कहते हैं, अगर उससे क्या टाइम पे अगर उन्होंने कुछ माल प्रैक्टिसेस की इलेक्शन में, उसको गिल्टी उसको पाया गया हो तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स, अगर वो जेल में है 2 और ज़्यादा साल के लिए तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स है, मतलब आरपीए 1951 में जो दे रखा है, और वो जो पहले जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन थी, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब भी आप इन चीज़ों को, फैक्चुअल नॉलेज को याद करो तो तरीके से याद कीजिए करना, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ही हैज़ बिन डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्ट और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट्स। गवर्नमेंट सर्विस से अगर उसको डिसलॉयल डिसकरप्ट कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स और द फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, अगर वो ब्राइब देते हुए पकड़ा गया है और एनिमोसिटी उसके लिए क्रिएट की गई हो तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दैट इज मेंशन इन द लॉ। पनिश फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सत्ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इसलिए किया गया है कि कोई भी सोशल क्रूलिटी जो होती है, कोई भी हमारे समाज के अंदर कुछ कूटनीतियाँ होती है, कुछ क्रूएलिटी जो होती है, उनके अगेंस्ट के लिए ये काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स भी है कि वो एमपी कभी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकता जिसके खिलाफ अनटचेबिलिटी, डाउरी और सत्ती के अगेंस्ट केस हो, वो कभी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दिस पॉइंट आप ये चाहो तो आप सोसाइटी के अंदर GS1, GS2 गवर्नेंस के अंदर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो इस पॉइंट को। सो यू कैन नोट इट डाउन अपने नोट्स के अंदर कि इस पॉइंट को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ टेन्योर। सो अभी हमने क्वालिफिकेशन देखी, डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ टेन्योर कि उनका कितना टेन्योर होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए। तो राज्यसभा का टेन्योर होता है एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड एंजॉय अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर्स का टेन्योर होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। जो भी 2 साल के बाद एवरी 2 ईयर्स आते हैं, इनके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू कंटेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप। लेकिन अगर वो मेंबर रिटायर्ड हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा में 256 मेंबर है, तो उसका 1/3 कितने हो गए, ऑलमोस्ट इतने मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं, लेकिन वो वापस मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। लोकसभा ये तो हुआ राज्यसभा का टर्म ना। लोकसभा का टर्म कैसे हुआ, नॉर्मल टर्म इसका 5 ईयर्स है। देखिए राज्यसभा का 6 ईयर्स है, लोकसभा का 5 ईयर्स है, ये डिफरेंस है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व इट बिफोर द 5 ईयर्स। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रही है प्रेसिडेंट को कि नहीं फ्रेश इलेक्शन कराना है, लेट्स से अगर लीडर डाई हो गया है, वेकेंट हो गया है, ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, तो उसका पीरियड जो है वो 5 ईयर से कम भी हो सकता है, बट 5 ईयर्स है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, इसका टर्म जो होता है वो 1 ईयर से एक्सीड कर जाता है, बट इट विल नॉट एक्सीड 6 मंथ आफ्टर द एमरजेंसी इज ओवर। अगर एमरजेंसी ओवर हो जाती है तो उसके बाद 6 मंथ के बाद इलेक्शन नहीं होता है, तो फिर टर्म नहीं होता है, एक्सीड नहीं होता है। ये हम एमरजेंसी जब हम डिस्कस करेंगे तब हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे डीपली। नाउ ऑफिशियल्स, अब लोकसभा और स्पीकर, लोकसभा में हमने राज्यसभा में इलेक्शन करवा दिया, डिस्क्वालीफाई भी करवा दिया, टेन्योर भी दिखा दिया ना, उनको हेड कौन करेगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसमें से क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर आते हैं। नाउ राज्यसभा, जैसे कि जब मैंने वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, ही इज द हेड ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो मीटिंग को प्रिसाइड करता है वो कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है। इन एब्सेंस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। देखिए लोकसभा ये रही, राज्यसभा ये रही, यहाँ पे स्पीकर होता है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर होता है और यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन होता है। इसको चेयरमैन भी बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है इनका राज्यसभा का, वो इसके मेंबर्स में से ही चूज किया जाता है। जैसे कि ये पार्लियामेंट है और ये राज्यसभा के मेंबर्स है, तो इन मेंबर्स में से किसी को एक को डेप्यूटी चेयरमैन चूज कर दिया जाता है। तो जब डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट होता है तब तो ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट ही करता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है राज्यसभा का। लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर होता है, ठीक है। ये ऑफिस में तभी रहता है, ये अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लेट्स से ये लोकसभा है, ये इसके मेंबर्स हैं, ये स्पीकर है, लेकिन अगर मान लीजिए ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद स्पीकर की पोस्ट खत्म नहीं होती है जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि लोकसभा स्पीकर लोकसभा के अंदर तब भी रहता है जब नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता है। स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स करता है मीटिंग को। दैट्स क्लियर। प्लीज़ मैं क्लीन कर देती हूँ, प्लीज़ मेक अ नोट, और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स पॉइंटर जिसको हम बोलते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, पावर एंड फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इलेक्टोरल फंक्शन। दीज आर द लाइक हाईलाइटेड पॉइंट कि अगर आप देखो तो आपको समझ आ जाए। पावर ऑफ रिमूवल हमने डिस्कस कर लिया था। देन हमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, 44, 42, सेकेंड, 103, 105, ये सब जो होता है ये पार्लियामेंट के अंदर अमेंड किए जाते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि जो पुराने जो रूल्स एंड लॉज जो बनाए थे उनको आके उनका अमेंड किया जाए। कुछ सारे पार्लियामेंट जो होते हैं अमेंड जो किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, अप्रूव अगर स्टेट उनको अप्रूव कर दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आया था, वो स्टेट्स ने अप्रूव किया था। जीएसटी जो आया था स्टेट ने अप्रूव किया, अमेंड कर दिया, पुराने रूल्स जो हो गए वो चेंजेस हो गए। अमेंड का मतलब होता है न्यू चेंजेस करना कुछ। द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कोई भी लॉ अमेंड करे लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक एसेंस है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वायलेट नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होगा, जो रियल हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब जो बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट है इनको कभी भी पार्लियामेंट वायलेट नहीं कर सकता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। ये हमने डिस्कस किया था, बट हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आवर, 0 आवर एंड एडजॉर्नमेंट मोशन। सो दीज आर ऑल अबाउट पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं। वहाँ से हमने इवोल्यूशन चालू किया था, वो प्रीलिम्स में नहीं, वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी एंड इट्स इवोल्यूशन। उसके बाद फैक्चुअल पॉइंट जो थे, इलेक्शन कैसे होता है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, टेन्योर कैसे होता है, लोकसभा और राज्यसभा की पावर में जो होता है इलेक्शन में और मेन चेयरमैन में, उनमें क्या डिफरेंस है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अगर आपको यहाँ तक क्लियर होगा तो हम आगे लोकसभा की पावर क्या होती है, राज्यसभा की पावर क्या होती है, मनी मैटर्स में उनका क्या रोल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट आप इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसमें से, बट अभी तक एज सच कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं। ये जो भी टॉपिक करवाया है वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के फंक्शन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, तो GS2 में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।